बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस अभी हम चैप्टर 30 जो कि नोज़ है ईएनटी का, इसके अंदर एलर्जिक राइनाइटिस है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सी डिस्कशन करते हैं। बस इंशाल्लाह अभी मैंने स्पीड पकड़ लिया, आज नोज़ सारा कंप्लीट मैंने करके फिर ही सोना है। ठीक, एलर्जिक राइनाइटिस बेसिकली क्या है? जहाँ भी एलर्जी का लफ्ज़ आ जाता है आपसे दिमाग में क्या आता है कि ये हमारे पास आईजीई, ठीक है, मीडिएटेड होता है। ठीक है, एलर्जी जहाँ भी होता है वहाँ पे आईजीई एंटीबॉडीज आती है ना, तो आईजीई मीडिएटेड आपके पास ये सारे का सारा हमारे पास इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्स होता है। ठीक हो गया। अब इस रिस्पॉन्स के अंदर जो है ना वो किसके ऊपर रिस्पॉन्स होगा? बेसिकली आपके नाक के ऊपर हम बात करें तो हमारे पास नेज़ल म्यूकोज़ा जो है ना इसके ऊपर होगा। अब वहाँ पे एलर्जी क्यों हुई है? कोई भी एयरबोर्न जो है ना वो कोई चीज़ आ गई है, यार इतना फोकस क्यों नहीं हो रहा? अब ठीक है। ठीक है, कोई भी एयरबोर्न चीज़ जो है ना वो यहाँ पे आके जो है ना काम ख़राब कर रही है, तो इसे हम एलर्जिक राइनाइटिस कहेंगे। अब यहाँ पे ना जो पेशेंट प्रेज़ेंट करता है, देखो किसी को अगर आपके घर में किसी को एलर्जी हो ना, तो वो हमेशा जो है ना उसका नाक बहता रहता है। तो यही होता है उसके अंदर। और जब आप उसकी सेक्रीशन देखती हैं ना तो वो वाटरी इन नेचर होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि सेक्रीशन जो है ना उसकी नाक से हमारे पास वाटरी होगी। ठीक है, साथ में हमारे पास वो कहेगा मेरा नाक बंद रहता है हमेशा। नेज़ल डिस्चार्ज जो है ना वो एक तो वाटरी होगा, साथ में नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, साथ में वो छींके बहुत मार रहा होगा। सारी एलर्जी वाली निशानियाँ हैं। स्नीज़िंग होगी, साथ में वो कहेगा कि मुझे ना नाक के अंदर ख़ारिश होती है, इचिंगनेस, वो हमेशा वो नाक को रगड़ता रहेगा अपना। इस तरह के होते हैं। सिम्पटम्स में हमारे पास जो है ना वो इवन ये सिम्पटम्स उसकी आई के ऊपर आँखों से आँसू आना, फिर पैलेट के ऊपर जो है ना वो इरिटेशन, और इवन के फेरेंक्स के ऊपर जो है ना वो साथ-साथ हल्की-हल्की जो है ना खराश भी कहेगा गले के अंदर हो रही है। ये सारी की सारी आईजीई मीडिएटेड है। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि 2 टाइप्स की जो है ना वो हमारे पास इसकी एलर्जिक राइनाइटिस की 2 टाइप्स अभी तक रिकॉग्नाइज़्ड हुई हैं। ठीक है? उसने डिवाइड कर दिया एलर्जिक राइनाइटिस को। एक हमारे पास उसने कह दिया है, हमारे पास होता है सीज़नल और दूसरा पेरिनियल। ठीक है? अब नाम में ही काम है, SEAS सीज़नल हो गया, ठीक है? और दूसरा हमारे पास होता है पेरिनियल। सीज़नल मतलब जब एक ख़ास मौसम आता है, फूलों का मौसम आता है, तो उस वक़्त उसको एलर्जी होती है। वो कहता है मैं बाग में गया था, मुझे एलर्जी होगी। लेकिन पेरिनियल क्या है, वो सारा साल ही जो है ना वो अपने इसी चीज़ से गुज़रता रहता है। ठीक है? तो बस ये बताना कि ख़ास तरह का अगर पोलन कुछ ख़ास उसके घर में पौधे लगे हुए हैं जो कि फूल देते हैं, तो वो कहता है जब भी मैं फूलों के पास जाता हूँ ना मुझे ये एलर्जी शुरू हो जाती है। तो ये पेरिनियल में क्या है, उसके थ्रू आउट द ईयर फूल हो ना हो, लेकिन उसको जो फ़िज़ा में डस्ट वग़ैरह उससे एलर्जी रहती है, ये सारी की सारी। ठीक? अब एटियोलॉजी के उसने अंदर यही लिखा हुआ है कि क्यों ये हुआ कि उसने इन्हेल कर लिया कोई भी एलर्जन पार्टिकल, इन्हेलेशन कर लिया है एलर्जन पार्टिकल को। ठीक है? अब वो कह रहा है कि इस एलर्जन में सीज़नल के अंदर मोस्टली जो है ना वो कह रहा है कि ट्रीज़, ग्रास या वीड्स वगैरह के ना होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास कुछ मोल्ड्स हो गए, कुछ डस्ट हो गया, कुछ कॉकरोचेस से भी इवन जो है ना वो हो जाती है। ठीक है? और इवन जो बालों के अंदर डैंड्रफ होती है, इससे भी इवन जो है ना वो कह रहा है हमारे पास ये एलर्जी की सिम्पटम्स आती हैं। पैथोजेनेसिस की थोड़ी-सी बात कर लेते हैं और उसके बाद हमारा ये काम खत्म हो जाएगा। तो पैथोजेनेसिस में वो यही कह रहा है कि इन्हेल्ड एलर्जन जब हम ये देखो ना ये एलर्जन है, उसने नाक के अंदर जब भी इन्हेल करना है, ईज़ी वे में बता रहा हूँ। वो क्या होगा, ये एलर्जन जो है ना आईजीई प्रोड्यूस करेगा स्पेसिफिक आईजीई एंटीबॉडीज़। ठीक है? जो ही एलर्जी आए, एलर्जन पार्टिकल, तो आईजीई एंटीबॉडीज़ जो है ना वो ये बेसिकली जेनेटिकली प्रीडिस्पोज़्ड कुछ इंडिविजुअल होते हैं, उनके अंदर फिर ना आईजीई एंटीबॉडीज़ वो कह रहा है कि हमारे पास प्रोड्यूस्ड हो जाती है। अब ये एंटीबॉडी फिक्स्ड हो जाती है टू द ब्लड बेसोफिल और टिश्यू या मास सेल बाय इट्स एफसी एंड। ठीक है? तो ये वाली एंटीबॉडीज़ जो है ना एफसी, हमें पता है ना वाई शेप्ड एंटीजीन और एंटीबॉडी होती है। इसके अंदर एक एफसी जो है ना वो होती है जो कि बाइंडिंग के लिए आई थिंक होती है ना। ठीक है, अगर आपको एंटीबॉडीज़ का वो स्ट्रक्चर याद हो तो वो कह रहा है कि ये अपने एफसी के साथ जो है ना एंड के साथ ये किसी भी टिश्यू के साथ, ठीक है, बॉडी के, या किसी भी मास्ट सेल के साथ जो है ना वो जाके अटैच रह जाती है। ठीक, अब जब भी कोई जो है ना एलर्जन बाहर से आएगा, एक दफ़ा चलो एक्सपोज़ हो गया तो ये एफसी के ज़रिए ये वहाँ पे, अब जब सेकंड टाइम जो है ना एलर्जन एक्सपोज़र होगा, तो एंटीजीन जो है ना वो कंबाइन कर देगी इसी आईजीई के साथ। ठीक है? अब जब सेकंड टाइम जो है ना वो कोई भी एक्सपोज़र होगा तो एंटीजीन जो है ना, यहाँ से जो भी होगी वो आईजीई के साथ जो है ना वो बाइंड कर देगी, और इसका जो फैब वाला रीजन है ना, ठीक है, उसके साथ एंटीबॉडीज़ का भी मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। उसके अंदर एक एफसी रीजन है, एक फैब रीजन है। तो फैब रीजन के साथ जो है ना हमारा एंटीजीन और एंटीबॉडी जो है ना आपस में मिल जाएँगे। ठीक है? अब ये एंटीजीन हो गया, ठीक है? ये एंटीजीन जो है ना वो अब आईजीई के फैब पोर्शन के साथ जाके अब मिल जाएगा। बस इतनी बात आपने बता देनी है। फिर वो क्या होगा, रिएक्शन होगा जिसके अंदर हमारे पास जो है ना वो ग्रेनुलेशन ऑफ द मास्ट सेल की एक्टिवेशन साथ हो जाएगी।
जहाँ भी एलर्जी होती है वहाँ पे आपने पैथोलॉजी के अंदर पढ़ा हो कि मास्ट सेल की एक्टिवेशन हो जाएगी। वो क्या करेगा, इसके साथ वो सेवरल जो है ना मीडिएटर अब इसने अपने रिलीज़ करवा देने हैं, जो कि एलर्जी को फर्दर वर्सन कर देंगे। इसके अंदर वो इसे कहते हैं प्रीमिंग इफ़ेक्ट होगा, ठीक है? उसने इसका नाम दिया हुआ है प्रीमिंग इफ़ेक्ट दिया हुआ है इसको नाम, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है ना म्यूकोज़ा वो कह रहा है अर्ली जो है ना वो सेंसिटाइज़ हो जाते हैं टू दी एलर्जन व्हिच रिएक्ट विद स्मॉलर डोज़ ऑफ द सब्सिक्वेंट हो गया। जो हमारे पास ना नाक का म्यूकोज़ा है, अगर तो एलर्जन जो थोड़ा बहुत है, ठीक है? तो वो कह रहा है कि बार-बार यहाँ पे लगने की वजह से जो है ना वो सेंसिटाइज़ हो जाते हैं। लेकिन नॉन स्पेसिफिक हाइपर रिएक्टिविटी भी कुछ पेशेंट के अंदर देखी गई है, ठीक है? कुछ में कहते हैं कि वो अगर थोड़ी-सी भी कोई चीज़ हो जाए ना, नॉर्मल बंदे में जो है ना बंदा सेंसिटाइज़ होता है। आम तौर पर हम जाते हैं बागों में, हमें नहीं एलर्जी होती, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको थोड़ी-सी भी एलर्जी है, तो वो हाइपर सेंसिटिव ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं, ठीक है? तो जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि थोड़ी-सी भी चीज़ जाएगी, उनके अंदर एलर्जिक राइनाइटिस शुरू हो जाए। इतनी-सी बात करनी है। यहाँ पे कह रहा है कि वहाँ पे जो उनका नेज़ल रिस्पॉन्स है, वो नॉर्मल बंदे के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो हमारे पास कह रहा है कि ये अब ये एलर्जिक जो रिस्पॉन्स है, ये 2 जो है ना उसको फ़ेजेज़ के अंदर इसने डिवाइड कर दिया। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो वो कह रहा है कि हमारे पास जो एलर्जिक रिस्पॉन्स है ना, वो हमारे पास 2 फ़ेजेज़ इसकी होती है। एक हमारे पास होती है फ़ौरन और एक हमारे पास लेट होती है। मतलब एक हमारे पास मैं कह सकता हूँ एक्यूट फ़ेज़ हो गया या अर्ली फ़ेज़, ठीक है? और नंबर 2 में हमारे पास होता है लेट या डिलेड फ़ेज़। बस ये 2 फ़ेज़, लेट या डिलेड फ़ेज़ हो गया। अब अर्ली जो है ना ये फ़ौरन गया, 5 से 30 मिनट के अंदर-अंदर उससे शदीद किस्म की छींकें शुरू हो गई हैं। जब भी वो किसी ख़ास एलर्जन से एक्सपोज़ होगा। तो 5 से 30 मिनट के अंदर अगर अगर उसको कोई ना कोई इस तरह का आ रहा है सिम्पटम, तो वो हमारे पास एक्यूट या एलर्जी अर्ली के अंदर आ जाएगा, ठीक है? इसके अंदर फिर वो कर स्नीज़िंग, रिनोरिया, नेज़ल ब्लॉकेज और इसकी सिम्पटम इवन कि ब्रोंकोस्पाज़म साँस लेने में भी कभी-कभार मसला आता है, ठीक है? वजह क्या है इसके अंदर रिलीज़ ऑफ वेज़ो एक्टिव अमाइन लाइक हिस्टामिन। अब मास्ट सेल जो है ना हिस्टामिन रिलीज़ करते हैं, तो हिस्टामिन जो है ना बहुत ज़्यादा जब रिलीज़ हो जाएगा, तो वो सारी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा देगा और वो नाक बंद, नेज़ल डिस्चार्ज, ये सारी एलर्जी वाली कंडीशन, ये हिस्टामिन इसकी रेगुलेटेड है, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे हाइपर एक्टिव था वो बंदा। लेट में क्या होता है कि वो बाग में गया, घर आया, 2 से 8 घंटे के बाद जो है ना एलर्जन के एक्सपोज़र के बाद, उसको अगर ये सिम्पटम आए तो ये लेट या डिलेड होता है, ठीक है? अब ये क्यों होता है? इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल हमारे पास होती है ना, इन्फ्लेमेटरी सेल की इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है। ठीक है? इओसिनोफ़िल, न्यूट्रोफ़िल, बेज़ोफ़िल और मोनोसाइट, इनकी इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी, वो एलर्जन आएगा, एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा और वो होते-होते वो कह रहा है 2 से 8 घंटे लग जाएँगे और वहाँ पे लेट, बस अर्ली और लेट फ़ेज़ का आपने बता देना है। क्लिनिकल फ़ीचर में वो क्या कह रहा है कि हमारे पास अ, ज़ाहिर-सी बात है, हमने अभी डिस्कस किया कि कुछ सीज़नल होती हैं, कुछ पेरिनियल होती हैं, तो इनके सिम्पटम भी जो है ना वो थोड़े से हम अब डिफ़र करेंगे। आपको किस तरह पता चलेगा कि ये इसको सीज़नल एलर्जी है या इसको पेरिनियल एलर्जी है? तो इसके लिए सिंपल सा उसने यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है? ताकि हमारे पास जो है ना जगह बच जाए। आई एम आउट ऑफ स्टेशन, इसी वजह से मैं यहाँ यूँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि पूरा कवर कर देंगे, ठीक है? बुक मेरे पास है तो अच्छा, यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स के अंदर यहाँ पे लिखते हैं। क्लिनिकल फीचर में वो 2 तरह से वो कह रहा है कि कुछ क्लिनिकल कंडीशन में हमारे पास अगर उसको सीज़नल होगी, मतलब ख़ास मौसम के अंदर होती है या फिर उसको पेरिनियल, सारा साल अगर एलर्जी होती है। अगर सिर्फ़ सीज़नल एलर्जी होगी तो इसके अंदर प्रोक्सिमल स्नीज़िंग होगी, ठीक है? अचानक से जो है ना प्रोक्सिमल जो है ना वो स्नीज़िंग, अचानक से उसको बहुत शदीद छींकें आएँगी और वो छींकें क्या होंगी, एक वक़्त में 10 से 20 छींकें, अछू, 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 छू, 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 ठीक है? मतलब उसको 20 10 से 20 कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 जो है ना छींकें एक वक़्त में आएँगी, फिर रुकेंगे, फिर एक वक़्त में 10 से 20 आएँगी, इस तरह। अटैक नहीं जिस तरह होता, वही होगा इसमें कंडीशन। वो कह रहा है कि साथ में वो कहेगा मेरे पास नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा होती है। साथ में वाटरी जो है ना नेज़ल डिस्चार्ज होगा, साथ में इचिंग होगी नोज़ की, ठीक है, आइज़ की और आपके पास पैलेट की और फेरेंक्स की। बस आपने एलर्जी वाला पेशेंट अपने दिमाग में रख लेना और ये जो है ना वो आपके सारे सिम्पटम्स खुद ब खुद याद आ जाएँ। कोई बच्चों वाली बात है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। जबकि पेरिनियल के अंदर क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे वो कहेगा कि फ्रीक्वेंट कोल्ड, ठीक है, स्टफ़ी नोज़ होगा, वो कहेगा मुझे जो है ना वो सर्दी-सर्दी सी जो है ना वो लग रही है। इस साथ में वो कह रहा है कि स्टफ़ी जो है ना वो नोज़ उसका होगा, ठीक है। नेज़ल स्टिफ़नेस वो कह रहा है मुझे होगी, साथ में लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। वो कहेगा कि डॉक्टर साहब ऐसा-ऐसा मेरी जो है ना वो स्मेल जो है ना वो सूँघने की, जिसे एनोज़्मिया हम कह रहे थे ना, पार्शियल पर हाइपोनोज़्मिया था और था एनोज़्मिया था। हाइपो अनोज़मिया में अभी पार्शियल लॉस है, एनोज़मिया में कंप्लीट लॉस। तो ऐसा था वो कंप्लीट लॉस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है?
वजह क्या है? क्यों उसे स्मेल नहीं आ रही? क्योंकि वो नेज़ल जो है ना उसका एडीमा हो चुका है। नेज़ल जो म्यूकोज़ा है ना उसके अंदर एडीमा हो चुका है, ठीक है? फिर वो कहेगा पोस्ट नेज़ल ड्रिप भी, मतलब गले के अंदर नज़ला जा रहा है, ठीक है? पोस्ट नेज़ल जो है ना वो ड्रिपिंग हो जाएगी। फिर क्रोनिक कफ होगी, हल्की-हल्की खाऊँ, 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 खाऊँ किया रहेगा, ठीक है? तो क्रोनिक कफ के साथ वो प्रेज़ेंट करेगा। साथ में वो कह रहा है कि हियरिंग इम्पेयरमेंट होगा ड्यू टू यूस्टेकिन ट्यूब ब्लॉकेज। क्योंकि आपकी जो है ना वो फेरेंस के अंदर जो है ना वो यूस्टिकेट ट्यूब ब्लॉक हो, जब वो फेरेंस तक इन्फेक्शन जाएगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ कान के अंदर भी जाएगा और हेयरिंग ब्लॉक भी उसको हो जाएगी। ओटाइटिस मीडिया वाला आगे केस आ रहा है, एयरमैन जब हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? फिर वो कह रहा है कि हमारे पास वही नोज़ और वो नेज़ल साइन में वो कह रहा है कि ट्रांसवर्स नेज़ल क्रीज़ जो है ना इसके अंदर इंक्लूड होगी, ब्लैक लाइन अक्रॉस द मिड लाइन ऑफ द डोर्सम ऑफ द नोज़। मतलब जब उसका नाक आप देखेंगे ना, ठीक है? तो वहाँ पे एक आपको ट्रांसफर सी ना नेज़ल क्रीज़ व्हाइटिश सी एक नाक के ऊपर लकीर सी नज़र आएगी। इसे हम कहते हैं कि नेज़ल साइन में वो ट्रांसफर से नेज़ल क्रीज़, अगर मैं आपको दिखा दूँ ये वाली डायग्राम देखो, ठीक है? अब इसके अंदर देखो, इसके नाक के ऊपर ये एक ट्रांसफर से जो है ना आपको नेज़ल क्रीज़ नज़र आ रही है। ये इसकी टिपिकल निशानी है कि उसको पूरा साल ही जो है ना वो इस तरह की कोई ना कोई एलर्जी की वजह रहती है। डार्सम ऑफ द नोज़ में ड्यू टू कांस्टेंट रबिंग, क्योंकि वो बार-बार रुमाल से टिश्यू से रब करता है ना, तो इसके ऊपर वो आ जाएगी। ठीक है? और वहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास एडिमेटस नेज़ल म्यूकोज़ा होगा, जब म्यूकोज़ा देखेंगे, फिर वाटरी और म्यूकोइड डिस्चार्ज जो है ना वहाँ से। एलर्जी के अंदर जो है ना वाटरी डिस्चार्ज ही होता है, कभी प्रूलेंट नहीं है, आपको नज़र आएगा। फिर ऑक्यूलर साइन में जब आप आँखों में देखेंगे तो एडीमा ऑफ द लिड होगा, ठीक है? ठीक है? एडीमा ऑफ द लिड, आँखों के ऊपर वो एडीमा नज़र आएगा, कंजेशन होगी, कोबलस्टोन अपीयरेंस जो है ना वो आपको कंजक्टिवा के ऊपर, ये वर्नियल या सीज़नल जो है ना वो कंजक्टिवाइटिस के अंदर, आई के अंदर हमने पढ़ा था। तो कोबलस्टोन जब अपीयरेंस होगी ना तो ये हमारे पास टिपिकल निशानी है। फिर हमारे पास ओटोलॉजिक साइन में वगैरह की टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ना वो रिट्रैक्टेड हो जाएगी, ठीक है? जो आपका कान का पर्दा है वो रिट्रैक्टेड जो होगा, क्योंकि यूस्टेकिन ट्यूब के अंदर इन्फेक्शन है तो रिट्रैक्शन उसकी नज़र आएगी आपको जब आप बाहर से कान को देखेंगे, ठीक है? फिर फेरेंजियल साइन में वो कह रहा है कि हाइपरप्लेजिया सब म्यूकोजल लिम्फाइड टिश्यू हो जाएगा, ठीक है? जो लिम्फाइड टिश्यू है उसका हमारे पास हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, साथ में एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से प्रोलॉन्ग्ड माउथ ब्रीथिंग में हमारे पास एडिनाइड हाइपरप्लेजिया, ठीक है? जो एडिनाइड्स है ना, क्योंकि वो नाक से तो सांस ले नहीं सकता, तो मुंह से जब बार बार सांस लेगा, प्रोलॉन्ग्ड सांस लेगा, तो उसके एडिनाइड जो है ना उनका हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। अगर थ्रॉट आ रहा है तो हम ये सारा वहाँ पे डिस्कस करेंगे एडिनाइड क्या होता है। फिर लेरेंजियल साइन में वो क्या कह रहा है कि उसकी आवाज़ हमें हार्नेस आना शुरू हो जाएगी, ठीक है? बैठी-बैठी सी आवाज़ होगी, हार्नेस डरावनी सी आवाज़ होगी, और वजह क्या है? एडीमा जो है ना वोकल कॉर्ड का हमारे पास वो कह रहे हैं दिख जाएगा, वोकल कॉर्ड का एडीमा। तो डायग्नोसिस किस तरह आपने करना है? फिर आपने पहले तो इसकी हिस्ट्री ले लेनी है, इसीलिए कहते हैं हिस्ट्री अच्छी लोगे तो आपका आधा जो है ना वो ट्रीटमेंट हो जाती है। तो हिस्ट्री अच्छी से लेंगे, ठीक है? फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको बहुत सी पॉसिबल जो है ना साइन मिल जाते हैं। नेज़ल स्टिफनेस जो है ना वो कह रहा है कि हमारे पास अमूमन वो प्रेज़ेंट करता है, ठीक है? तो अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन उसके बाद करवा लेनी है, ठीक है? इन्वेस्टिगेशन में क्या करें? पेरिफेरल इयोसिनोफिलिया जो है ना वो आपको दिख जाएगा। इयोसि पेरिफेरल इयोसिनोफिलिया जब आप करेंगे ना टोटल या डिफरेंशियल काउंट के अंदर इन्वेस्टिगेशन, तो आपको वो बड़ी। फिर नेज़ल स्मीयर जब आप लेंगे तो वहाँ पे आपको एक्टिव डिज़ीज़ एंड आफ्टर नेज़ल चैलेंज टेस्ट, तो वहाँ पे आपने नेज़ल स्मीयर ले लेना, साथ में स्किन टेस्ट करेंगे तो स्किन प्रिक टेस्ट एक होता है, एक स्पेसिफिक आईजीई मेजरमेंट, मतलब आईजीई को देखने के लिए ना हम स्किन टेस्ट, उसने एक लिखा हुआ है, हमने स्किन टेस्ट करना है, तो उसके अंदर वो कह रहा है 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है स्किन प्रिक टेस्ट, ठीक है? स्किन प्रिक टेस्ट होता है हमारे पास, और नंबर 2 में हमारे पास होता है स्पेसिफिक आईजीई मेजरमेंट। स्पेसिफिक आईजीई की मेजरमेंट हम करते हैं। अगर तो उसके अंदर रेज़्ड आईजीई तो मतलब उसको एलर्जी की कोई निशानी है, साथ में हमने स्किन प्रिक करना है। ये एक्सीलेंट मेथड है टू डिटरमाइन कि एलर्जी है कि ये वाला स्किन प्रिक टेस्ट में हम एक्सीलेंट मेथड है। और यहाँ पे हम जो है ना वो स्पेसिफिक एलर्जी, अगर कोई ख़ास एलर्जी है ना तो उसको डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। फिर रेडियो रास्ट टेस्ट होता है, RAST, आपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा कि रेडियो एलर्जियो सॉर्बेंट टेस्ट होता है, ठीक है? इसके अंदर हम कि बेसिकली क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं स्पेसिफिक आईजीई, वो कौन सी खास आईजीई एंटीबॉडीज है जिसके लिए हमने करना होता है, ठीक है? पेशेंट के सीरम लेके। फिर नेजल प्रोवेक्शन टेस्ट होता है, ठीक है? उसने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि उसने कहा कि हमारे पास होता है नेजल प्रो प्रोवोकेशन टेस्ट, ठीक है? इस टेस्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि नेजल एलर्जी जो है ना वो किस किस वजह से हमारे पास, कि वो कितना एलर्जन है, ठीक है? आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई द इनहेलेंट एलर्जन या ऑक्यूपेशनल एलर्जेंट, कितना उसने अपने अंदर जज़ब किया हुआ, इसके लिए हम नेज़ल प्रोवोकेशन टेस्ट करते हैं, हमें वो सारी की सारी जो है ना चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक हो गया? फिर वो कह रहा है कि हमारे पास
साथ में वो कह रहा है कि नेज़ल एलर्जी जो है ना वो क्या-क्या काज़ कर सकती है, कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर आ जाती है। तो मैं यहाँ पे मिटा के आपको लिख देता हूँ कि नेज़ल एलर्जिक राइनाइटिस की अगर हमने ट्रीट ना किया, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशन में वो कह रहा है हमारे पास रिकरेंट साइनोसाइटिस, वो पेशेंट की साइनसिस के अंदर ज़्यादातर तो रिकरेंट साइनस के साथ वो प्रेजेंट कर सकते हैं ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द साइनस ओस्टिया। फिर फॉर्मेशन ऑफ नेजल पॉलिप, नाक के अंदर जो है ना वो हमारे पास पॉलिप्स बन सकते हैं। ठीक हो गया। 2% जो है ना ऑलमोस्ट है। सीरस ओटाइटिस मीडिया, मीडियल एयर यूस्टिकिन ट्यूब से वो मीडियल एयर इन्फेक्शन में जा सकता है, तो सीरस ओटाइटिस मीडिया के साथ वो प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर ऑर्थोडोनिक प्रॉब्लम इसके साथ हो सकता है, मतलब हड्डियों के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसके जो, और अदर इल इफेक्ट जब वो बच्चा जो अगर छोटा बच्चा वो लंबे अरसे तक मुंह से सांस ले रहा है क्योंकि नाक उसका बंद है, तो उसके अंदर जो है ना वो हमारे पास वो कह रहे हैं कि वो एडिनाइड्स की जो है ना वो इल इफेक्ट्स आ जाते हैं। फिर ब्रोंकियल एस्थमा, इवन वो लंग्स के अंदर जो है ना ब्रोंकियल एस्थमा भी हो सकते हैं पेशेंट जो है ना एलर्जी के साथ। जो जिन पेशेंट को एलर्जी होती है उनके अंदर वो कह रहा है कि 4 टाइम मोर चांसेस हैं कि वो उनके अंदर ब्रोंकियल एस्थमा हो जाता है, इसलिए एलर्जी को फ़ौरन से ट्रीट करना चाहिए। ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो जो काज़ है ना एलर्जन उसको जब भी जाए तो वो उसे कहे कि फूलों वाले एरिया में ना जाए, तो वो अवॉइड करे एलर्जन को सबसे ज़्यादा। अगर जाना भी है तो मास्क वगैरह पहन के जाए। नंबर सेकंड पे ड्रग्स जो है ना वो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स होगी हमारे पास, स्टीरॉइड्स होगी, उसके साथ फिर इम्यूनोथेरेपी हमने करनी है। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, बार-बार एलर्जन को जो है ना सुंघाते हैं। एक वक़्त है वो पेशेंट सेंसिटिव हो जाता है, उसको रिस्पॉन्स नहीं आता उस एलर्जन का। तो ये होता है कि हमने किसी चीज़ का बार-बार एक्सपोज़र करेंगे ना उसको हर एक ख़ास वक़्त के लिए, तो वो पेशेंट उसी से जो है ना सेंसिटाइज़ हो जाता है। ये होता है थेरेपी के अंदर। फिर अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन जो है ना एक सक्सेसफुल वो कह रहा है कि अगर हम एंटीजन इन्वॉल्वड सिंगल, अगर एक ही खास फूल से एलर्जन है तो उस फूल को ही उसके से दूर कर दो, तो ये एक बेस्ट ट्रीटमेंट है। फिर वो कह रहा है कि घर से जो है ना वो पेट्स वगैरह निकालो, कबूतर, बिल्ली, कुत्ते, और पिलोज़ जो है उसके जो तकिए हैं, मैट्रेस हैं, वो प्लास्टिक शीट, वो उसको रेगुलर बेसिस पे जो है ना वो चेंज करते रहो। फिर हमारे पास ट्रीटमेंट विद ड्रग्स में एंटी हिस्टामिन हमने साथ देनी है। अगर ड्रग से ट्रीटमेंट करनी है तो साथ में आपने वो कह रहा है कि एंटी हिस्टामिन दे देनी है। ठीक है? ताकि हम कंट्रोल कर सकें स्नीज़िंग, नेज़ल इचीनेस, वो सारी की सारी चीज़ें। फिर हमने अल्फ़ा सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स दे देनी है, ठीक? सिम्पैथोमाइमेटिक जो सिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट रखे ताकि उसको ब्रोंकियल जो है ना वो साँस बंद ना हो, तो सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स दे देनी है। साथ में अल्फ़ा एड्रीनर्जिक्स जो है ना हमने ड्रग्स उस पेशेंट को दे देनी है ताकि हमारी जो ब्लड वेसल है ना उसको वो कंस्ट्रिक्ट रख सके और नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन जो कंजेशन और एडीमा से हमें प्रिवेंशन मिल सके। ठीक है? फिर वो कह रहा है कि हमने ना साथ में सूडोएफ्रीन और फिनाइलएफ्रीन जो है ना वो कंबाइन करके एंटी हिस्टामिन के साथ दे देते हैं। ठीक है? फिनाइलएफ्रीन और एक हमारे पास सूडोएफ्रीन इसने लिखा हुआ बुक के अंदर, ये दोनों मिक्स करके एंटी हिस्टामिन के साथ दे देनी होती हैं। फिर टॉपिकल सिम्पैथेटिक माइमेटिक्स जो है ना वो हमारे पास नेज़ल डीकंजेस्टेंट को काम करती हैं। ये जो सिम्पैथोमाइमेटिक है ना ये नेज़ल डीकंजेस्टेंट के तौर पे एक्ट करती हैं। ठीक? फिर हमारे पास क्या रहा है, फिनाइलएफ्रीन, ऑक्ज़ोमेटालाज़ोन और मेटाज़ोलिन, मेटाज़ोलिन और ज़ाइलोमेटाज़ोलिन, ठीक है? और फिनाइलएफ्रीन ये ऑफ़न हम यूज़ करते हैं। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम इसके साथ दे सकते हैं। साथ में वो कह रहा है कि ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ना वो बेस्ट है राइनाइटिस के लिए। टॉपिकल स्टेरॉइड भी हम देते हैं और साथ में सोडियम क्रोमोग्लाइकेट देते हैं। सोडियम, मैं आपको बुक से दिखाता हूँ अभी, क्रोमोग्लाइकेट ये क्यों देते हैं? इसका काम बेसिकली जो मास्ट सेल थे जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए थे उसको स्टेबलाइज़ करना होता है। क्रोमोग्लाइकेट में एमसी मतलब मास्ट सेल की जो है ना वो क्रोमोग्लाइकेट उसको स्टेबलाइज़ करेगा। फिर ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और एंटी आईजीई जो है ना हमने देनी होती है, ठीक है? फिर इम्यूनोथेरेपी में क्या कहते हैं कि हमने हाइपोसेंसिटाइज़ेशन करना होता है, इसके अंदर एलर्जन जो है ना वो ग्रेजुअली जो है ना वो उसको देने पड़ते हैं ताकि जो है ना वो उससे सप्रेस कर देता है आईजीई की फॉर्मेशन को, क्योंकि बार-बार जब आप एलर्जन से एक्सपोज़ करेंगे एक वक़्त आएगा आईजीई कहेंगे ये हमें मज़ाक कर रहा है मेरे साथ, मैंने अब एक्टिव ही नहीं होना, ठीक है? इसके अंदर वो क्या करता है कि रेज़ करता है टाइटर ऑफ द स्पेसिफिक आईजीजी एंटीबॉडीज़ का। इम्यूनोथेरेपी जो है ना हम कहते हैं कि 1 साल के लिए हमें देनी पड़ती है ताकि इम्प्रूवमेंट कर सके सिम्पटम को। अगर हमने डिसकंटिन्यू किया तो फिर ये दोबारा जो है ना वो ट्रीटमेंट के अंदर इंटरप्शन कर देगी और वो इम्प्रूव नहीं होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट एलर्जिक राइनाइटिस जो मैंने अभी तक यहाँ से आपके साथ डिस्कस किया। आईजी इमीडिएटेड है, ठीक है? आई पैलेट फेरेंक्स को करता है, सीजनल हो सकते हैं, पेरिडियल, मैंने दोनों बातें बता दी। इसको थोड़ा सा जूम कर लो, ठीक है? फिर एटियोलॉजी में वो कह रहे हैं इनहेलेंट है या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, कुछ लोगों को बाहर से होती है या फिर उनको जेनेटिक के तौर पे जो है मसला होता है। पैथोजेनेसिस में स्पेसिफिक आईजी एंटीबॉडी मास सेल हो गया, ब्लड बेसोफिल वगैरह एफसी एंड के साथ ये वो, फिर फैब एंड के साथ एंटीजन एंटीबॉडी जो है कंबाइन करती है, मैंने बता दिया आपके साथ।
फिर वेजोडाइलेटिंग है, फिल्ट्रेशन इओसिनोफिल के अंदर इसके अंदर प्रीमिंग इफेक्ट जो है ना वो कह रहा है डिस्क्राइब करते हैं। म्यूकोजा जो है ना वो अर्ली सेंसिटाइज टू एलर्जन रिएक्ट विद स्मॉलर डोज, इवन कि छोटी सी डोज भी आ जाए तो उसके साथ जो है ना वो इट आल्सो गेट प्राइम्ड विद इन नॉन स्पेसिफिक एंटीजन के साथ। फिर एक्यूट है अगर 5 से 30 मिनट के अंदर, फिर वो लेट के अंदर वो कह रहा है 2 से 8 घंटे में लग जाते हैं। फिर क्लिनिकल साइन में कोई सेक्स और इसके अंदर फ़र्क नहीं है। 12 से 16 साल की उम्र। सिम्टम में वो कह रहा है सीजनल नेज़ल एलर्जी के अंदर वो 10 से 20 छींके, वाटरी नेज़ल डिचार्ज। अगर पेरिनियल होगा तो उसके अंदर कोल्ड होगा, परसिस्टेंस होगा, सेंस ऑफ स्मेल खत्म हो जाएगी, पोस्ट नेज़ल ड्रिप होगा, कफ होगा, हेयरिंग मैंने बता दिया। नेज़ल साइन में वो कह रहा है हमारे पास एलर्जिक सैल्यूट, पेल, ओडिमेटस, म्यूकोजा होगा। ऑक्यूलर साइन में आंखों के गिर्द जो है ना वो एलर्जिक शीनर जिसे कहते हैं, डार्क सर्कल अंडर दी आइज़, ये बड़ा एक उसका है। उसकी आंखें देखें ना काली काली नज़र आ रही होती हैं। ऑटोलॉजी में कान के अंदर यूस्टिक ट्यूब का कोई ना कोई मसला होगा। ठीक है, अब ये देखो फैब एंड है ये, ठीक है, और एफ सी एंड है, ये आपको दोनों पता हो गया। ठीक है, इसके ज़रिए वो एंटीबॉडीज़ के साथ मिल जाती है, और ये एफ सी एंड के ज़रिए किसके साथ मिलता था, हमने यहाँ पे देखा था कि एफ सी एंड के ज़रिए ये हमारे पास टिश्यू या मास सेल के ज़रिए इसके साथ मिलता था। ये आपको अब पता चल गया। यहाँ पे देखो एंटीजन एंटीबॉडीज़, ठीक है, ये मास सेल के साथ जो है ना ये नीचे वाला एफ सी एंड, और मास सेल के साथ एंटीजन और एलर्जी के साथ फैब एंड के साथ ये मिलते हैं। ये आपको मैंने बात बता दी अब। ठीक है, फिर फेरेंजियल लेरेंजियल सिम्टम्स आ जाते हैं। ठीक हो गया। फिर इन्वेस्टिगेशन में वगैरह का टोटल एंड डिफरेंशियल काउंट होता है, नेजल स्मेयर होती हैं। बाकी यहाँ पे एलर्जन जब आता है सेंसिटाइज करता है, मास सेल को रिलीज़ करता है मीडिएटर को, जिसके अंदर वो कह रहा है कि हेपारिन हो गया, वो सारे सारे सेकंड पे प्रोस्टाग्लैंडिन G2 ल्यूकोट्राइन PAF थ्रोम्बोक्सिन, ये सब। हिस्टामिन वेजोडाइलेटर है और ब्रोंकोस्पाज्म करता है। ECFA इओसिनोफिलिक कीमोटैटिक फैक्टर ऑफ एनाफिलैक्सिस है, अट्रैक्ट करता है ये न्यूट्रोफिल को, इओसिनोफिल को सॉरी। NCF ये न्यूट्रोफिल के लिए होता है, ई वाला इओसिनोफिल के लिए, एन वाला न्यूट्रोफिल के लिए। हेपरिन जो है ना इनहास करता है फेगोसाइटोसिस, ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन वेजो एक्टिव है, ब्रोंकोस्पास्टिक है, ल्यूकोट्राइन वेजो एक्टिव है, सारी फार्माकोलॉजी है। प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन की रिलीज़ को प्लेटलेट से निकालता है, जो कि हमारे पास कीमोटैक्सिस है न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल के लिए। ठीक है, फिर थ्रोम्बोक्सिन A2 स्पेज्मोजेनिक स्पेज्म करवाता है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा हेल्प इन ट्रांस माइग्रेशन के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो जब वो नॉन स्पेसिफिक एलर्जिक IgE मीडिएटेड और स्पेसिफिक एलर्जी, ठीक है, ये है कि मास्ट सेल के ऊपर यहाँ पे साइक्लिक EMP या GMP रेशियो को ड्रॉप करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास वहाँ पे न्यूली मीडिएटर जो कि इंक्रीज वेस्कुलर सिम्टम, चेंज इन स्मूथ मसल, हाइपर रिएक्टिविटी ग्लैंड, जिसकी वजह से राइनोरिया, ब्रोंकोस्पाज्म और नेजल ब्लॉक। ये अगर टेबल आपको अच्छे से आ गया तो इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा। ईजी है बिल्कुल। जब स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक है कि तूने मास्ट सेल को एक्टिवेट करना है, मास्ट सेल ने साइक्लिक EMP और GMP की रेशियो को ड्रॉप करना है, जिसकी वजह से अभी अजान हो रही है, बाकी बात। ओके जी, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे इसकी, जब वो साइक्लिक AMP और GMP रेशियो ड्रॉप करेगी तो इसकी वजह से बहुत से मीडिएटर रिलीज होंगे जो कि सेक्रेशन बढ़ाएंगे, रिनोरिया होगा, माउथ की जो टोन चेंज करेंगे, ब्रोंकोस्पाज्म, और हमारे पास टिश्यू का एडीमा और नेजल ब्लॉकेज हो जाएगी। ठीक है, जब नाक के म्यूकोजा का एडीमा होगा तो वहाँ पे नेजल ब्लॉकेज हो जाएगी। अच्छा, एक मैं आपको क्लासिफिकेशन यहाँ पे एंड पे बताना है, उसके बाद हमारा पास ये ख़त्म है। ठीक है, तो होपफुली कुछ ना कुछ आपको ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर हो गया होगा। यहाँ पे ज़रा गौर करना यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको क्लासिफिकेशन बता देता हूँ एलर्जिक रेनाइटिस की। क्लासिफिकेशन ऑफ एलर्जिक रेनाइटिस, तो इसने वो लिखा हुआ है ARIA, एरिया की इस तरह करके लिखा हुआ। इसकी क्लासिफिकेशन दो टाइप्स के अंदर डिवाइड हो गया। एक को हम कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज़, कितनी ड्यूरेशन के लिए हुई है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़। और नंबर सेकंड पे हमारे पास होती है सवेरिटी ऑफ डिजीज़, एक कितने वक्त के लिए हुआ और दूसरा कितनी सवेरिटी के लिए हुई है। ड्यूरेशन में हमारे पास होते हैं इंटरमिटेंट या फिर परसिस्टेंस, कभी कभार होती है इंटरमिटेंट, या फिर परसिस्टेंस मुसलसल ही रहती है। जबकि सिवियरिटी के अंदर क्या होगा, या तो वो माइल्ड होगी, हल्की होगी, या फिर वो मॉडरेट टू सिवियर होगी। तो ये इसकी जो है ना वो क्लासिफिकेशन होगी। ठीक है, अब इंटरमीडिएट में हमारे पास जो है ना वो कह रहे हैं कि 4 दिन से कम अगर सिम्टम्स आ जाए ना, लेस दिन 4 डेज अगर सिम्टम्स रहे, ठीक है, एक हफ्ते के, ठीक है, एक हफ्ते में 4 दिन से कम रहे ना तो वो इसका इंटरमीडिएट है। फॉर लेस देन 4 वीक, लेस देन 4 डेज आ वीक, एक हफ्ते में 4 दिन से अगर कम रहे, या फिर लेस देन 4 वीक, 4 वीक से भी कम हो, तो इसको हम कहते हैं कि इंटरमीडिएट है। ठीक है, फिर सेकंड पे रेजिस्टेंस में कह रहा है कि मोर देन 4 डेज अ वीक, अगर हफ्ते में वो 4 दिन से ज़्यादा से रहती है। ठीक है,
4 डेज आ वीक से ज़्यादा हो, वीक में 4 दिन से ज़्यादा उसको अगर ये प्रॉब्लम रहे, या फिर 4 हफ्तों के लिए जो है ना वो उससे ज़्यादा हफ्तों के लिए प्रॉब्लम रहे उसको 1 माह में, तो इसका मतलब है कि उसको ये 1 महीने के लिए उसके, ठीक है, और ये हफ्ते के लिए, हफ्ते में 4 दिन और महीने में 4 हफ्ते, इससे काम होने चाहिए। या अगर महीने में 4 हफ्ते से ज़्यादा हुआ तो फिर भी मसला है, ठीक है। ये एक प्री-रेजिस्टेंस में है। माइल्ड में क्या होता है हमारे पास कि नन ऑफ द फॉलोइंग सिम्पटम्स आर प्रेजेंट, स्लीप डिस्टर्बेंस उसको अगर स्लीप डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है, अगर उसको डेली एक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अगर उसको स्कूल जाने में प्रॉब्लम नहीं है या कोई और सिम्टम्स नहीं है, ठीक है, जो उसको हाइडेंस कॉज कर रहे तो मतलब ये माइल्ड है। लेकिन अगर स्लीप डिस्टर्बेंस इसके अंदर हो, डेली रूटीन डिस्टर्ब है, स्कूल नहीं जा पा रहा है इसकी वजह से, या कोई और ट्रबल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये मॉडरेट टू सीवियर की तरफ जा रही है। बस इतनी सी एक कंडीशन थी मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। यहाँ पे वो देख लो, उसे यहाँ पे ड्यूरेशन 4 हफ्ते में, ठीक है, या 4 वीक्स, ठीक है, 4 दिन 1 हफ्ते में, 7 दिनों में से 4 दिन से कम होनी चाहिए, और 1 माह में 30 दिनों में 4 हफ्ते से कम होनी चाहिए। अब इसका उल्टा कर दो, 4 दिन से ज़्यादा और 4 हफ्ते से ज़्यादा महीने में। फिर माइल्ड में अगर ये चीज़ें ना हो, सिट है इसका निमोनिक, स्लीप, इम्पेयरमेंट ऑफ डेली एक्टिविटीज़, इम्पेयरमेंट ऑफ द स्कूल और टी से ट्रबल सब सिम्टम्स, अगर ये ना हो तो माइल्ड है, अगर ये होंगे तो सीवियर होगी। स्किन टेस्ट हमने करना है, स्किन प्रिक टेस्ट है, स्पेसिफिक आईजी मीडिएटेड, और ये सबसे बेस्ट टेस्ट है, एक्सीलेंट मेथड है टू डिटरमाइन दी प्रिक वाला, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि यहाँ पे रेडियो रास्ट सेल टेस्ट है और नेजल प्रोवोकेशन टेस्ट है, इसके अंदर हमारे पास वो चैलेंज है तक क्रूड मेथड इज है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन में रिकरेंट साइन फॉर्मेशन ऑफ नेजल पॉलिप हो सकता है, ऑर्थोडेंटिक या ब्रोंकोल एस्थमा हो सकता है। फिर अवॉइड हमने करना ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट विद ड्रग्स और इम्यूनोथेरेपी करनी, 3 है। एक हमने सबसे पहले उसको अवॉइड करना है, फिर ड्रग्स देनी है और फिर इम्यूनोथेरेपी देनी है। अवॉइड में करने में हमने सिंगल डोज में स्केपिंग पिलोज वगैरह उसके तकिए शकी साफ रखने हैं। ट्रीटमेंट में एंटीहिस्टामिन, सिम्पैथोमाइमेटिक्स, फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट जो मास सेल स्टेबलाइजर है, ठीक है, यहाँ पे ये देखो मास सेल स्टेबलाइजर लिखा हुआ है। एंटीकोलिनर्जिक, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर और एंटी आईजी, आईजी के मुखालिफ, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एंटीहिस्टामीन, फिर क्रोमोग्लाइकेट, कॉर्टिकोस्टीराइड, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, एंटीकोलिनर्जिक, बस ये दे देनी है तो आपके पास ये सारी सिम्टम। इप्राट्रोपियम ब्रोमोमाइड वो कह रहे हैं हम देनी होती ताकि हमारे पास हो गए। फिर ये एक एमसीक्यूज भी था, आई थिंक ये शायद मुझे याद आ रहा है। फिर अमीनोथेरेपी में वो कह रहा है कि हमने जो है ना वो हाइपोसेंसिटाइज करना होता है पेशेंट को, फेल टू सिम्टम प्रोड्यूस इनटॉलरेबल साइड इफेक्ट, ठीक है। एलर्जन इज गिवन इन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डोज, आहिस्ता आहिस्ता जो ना वो एलर्जन देते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं डेली बेसिस के ऊपर एलर्जन, एक वक्त आता है वो सेंसिटाइज हो जाता है, ठीक है। अमीनोथेरेपी सप्रेस करता है फॉर्मेशन ऑफ द आईजी, फिर वो बनाना कम कर देता है बॉडी, और वो टाइटर आईजीजी एंटीबॉडीज जो है ना उसको रेज द टाइटर ऑफ स्पेसिफिक आईजी, खास आईजीजी जो एलर्जन हमसे एक्सपोज करती हैं उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास, अगर इसको डिसकंटिन्यू करेंगे तो हमें ट्रीटमेंट फॉर द 3 ईयर शो नो क्लिनिकल सिम्टम, 3 साल तक करना होता है, अगर ना करें तो फिर वो सब्सिक्वेंट इम्यूनोथेरेपी वगैरह 2 से 20 से 1000 टाइम ग्रेटर देन वही है। ओरल है एंटीहिस्टामिन दे दो, सीवियर सिम्टम के लिए हमने फिर इंटरनेजल स्टीराइड देने हैं, फिर ओरल स्टीराइड है, फिर हमारे पास डीकंजेस्टेंट दे देने हैं, और एलर्जन अवॉइड करना, ये सब सबसे बेस्ट है, ठीक है। ये 200 से 1000 टाइम ग्रेटर है क्या। सब क्यूटेनियस immunotherapy is often used, but no sublingual or nasal route are being applied. The latter can be used with dose 200 से 1000 टाइम ग्रेटर देन सबक्यूटेनियस रूट हो गया, ठीक है। बस ये एक बात है, उसमें कोई इतनी खास बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं विजोमोटर एंड अदर फॉर्म ऑफ नॉन एलर्जिक रेनाइटिस। होपफुली यहाँ तक कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपका बिल्ड होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी अपने नो यू कैन आस्क। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।